नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग CGPSC मेंस पेपर 7 पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा। भारतीय संविधान में महिलाओं को क्या सुरक्षा प्राप्त है और IPC और CRPC में क्या सुरक्षा प्राप्त दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को कई संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो निम्नानुसार है। मूलभूत अधिकारों में महिलाओं का स्थान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में पदावली विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का प्रयोग किया गया है। दोनों वाक्यों को उद्देश्य समान न्याय प्रदान करना, अर्थात चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, दोनों को न्याय में समानता रहेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के समानता का आधार है। अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 15(3) में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि अनुच्छेद 15 में वर्णित प्रावधानों से प्रभावित रहते हुए राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा जो कि उनके लाभ के लिए होगा, अर्थात ऐसी विधि बनाई जा सकती है जो महिलाओं के संबंध में लाभ हो। अनुच्छेद 16 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में अवसर की समता का अधिकार प्रदान करता है, अर्थात सरकारी नौकरियों में सबको, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बालात श्रम आदि का प्रतिषेध करता है। स्त्रियों के अनैतिक व्यापार मानव दुर्व्यवहार का ही एक रूप है। स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत मानव दुर्व्यवहार एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 39 जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, राज्य द्वारा अनुसरणीय कतिपय नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन की उपलब्धि, स्त्रियों को समान कार्य के लिए पुरुषों के बराबर वेतन, स्त्रियों को शोषण से रक्षा आदि अधिकारियों से महिलाओं को गरिमामय जीवन यापन को प्रेरित करता है। अनुच्छेद 42 महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था करता है। विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति सुविधा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत पूर्व में 90 दिनों की प्रसूति अवकाश मिलता था, अब 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है। अनुच्छेद 42 काम का न्याय संगत मानवोचित दशाओं सुनिश्चित करता है, अर्थात स्त्री से कठोर परिश्रम वाला काम न लेना, खतरनाक मशीनों पर कार्य न करना, अत्यधिक समय तक काम न करवाना आदि शामिल है। अनुच्छेद 51(3) के मूल कर्तव्य के अंतर्गत भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 243 घ में महिलाओं के लिए पंचायतों के अंतर्गत कतिपय स्थान सुरक्षित किए गए। अध्यक्षों के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अनुच्छेद 33 का में प्रस्तावित है 84वें संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 332 का में प्रस्तावित 84वें संविधान संशोधन के जरिए राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, अभी प्रस्तावित है। इसके अलावा समय समय पर संविधान में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए संशोधन किए जाते रहे हैं, क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ लैंगिक आधार पर किए गए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए उनके अधिकारों को न केवल सुनिश्चित करना जरूरी है, बल्कि उन अधिकारों का क्रियान्वयन भी आवश्यक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में आपराधिक विधि, दंड प्रक्रिया संहिता एवं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा का वर्णन करें। ऐसे क्वेश्चन पूरा लंबा भी पूछा जा सकता है या शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, जैसे सिंपल सा भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार का वर्णन करो।
या डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे इस साल पीएससी में पूछा था 125 धारा 125 का वर्णन करो। वैसे तो पिछले बार पीएससी में धारा 165 को पूछा था। इस बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 125 का वर्णन करो, 128 का वर्णन करो। आजकल सीधा धारा भी पूछ रहा है, तो आपको धारा भी याद करके रखना है। भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 और धारा 128 पत्नी स्त्रियों को पुरुष में भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार को मान्यता देता है। यह अधिकार केवल पत्नी, चाहे वह तलाकशुदा हो या पृथक निवास कर रही हो और विवाह वैध हो तो उसको प्राप्त होगा। याद रखना, अवैध विवाह हो, दूसरी पत्नी हो, जो अवैध विवाह हो तो उनको नहीं मिलेगा, या वैध रूप से विवाह जो किया हो और पति द्वारा त्याग दिया गया हो, उन्हीं को ये अधिकार दे दिया गया है। नूर सवा खातून के मामले में सुप्रीम कोर्ट का मत था कि इन प्रावधानों का उद्देश्य आवेदक को तत्कालीन अनुतोष राहत प्रदान करना है, ताकि उसे जीवन की कठिनाइयों से बचाया जा सके तथा उसे जीवन यापन हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यह प्रावधान धर्म, समाज, समुदाय से निश्चित रहते हुए भी सभी को उपलब्ध है, अर्थात चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का हो, सबको उपलब्ध होगा। तथा परित्यक्त पृथक निवास कर रही विवाहिता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। महिला हित रक्षार्थ विशेष उपबंध होने के कारण इसे संविधान सम्मत माना जाता है। अब एक और आता है अश्लीलता। महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं भारतीय दंड संहिता 1860 में अश्लीलता को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु अश्लीलता से संबंधित धाराएं 292, 293 साल 1969 में संशोधित की गई थी। इस संशोधन के माध्यम से विज्ञान, साहित्य, कला के उद्देश्य हेतु इन धाराओं को उदार बनाया गया है। इस धारा को बनाने का मकसद समाज में महिलाओं के प्रति उस विचार को दूर करना है जो महिलाओं के साथ लिंग आधारित भेदभाव को जन्म देता है। महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह पेश करने वाले विचार को इस धारा के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। अश्लील कार्य, गाने, भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति अश्लील गाने, कार्य करना दोनों को दंडनीय अपराध बताया गया है। धारा 294 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, इस लोक स्थान में उसके समीप कोई ऐसे अश्लील गाने अथवा गीत, पखवाड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा, उच्चारित करेगा जिससे दूसरों को परेशानी हो, बस साधारण या सश्रम दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी और दोनों से दंडित किया जाएगा। लोक स्थान माने सार्वजनिक संस्था की बात किया जा रहा है। स्त्री का लज्जा भंग करना। स्त्री का लज्जा हेतु भारतीय दंड संहिता के अन्य प्रावधान धारा 354 में स्त्री का लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला, आपराधिक बल का प्रयोग विषय वर्णित है। जो कोई किसी स्त्री या वह उसकी लज्जा भंग करेगा, स्त्री को लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा का लक्ष्य स्त्री के अस्तित्व की रक्षा करना है तथा उसके आत्मसम्मान और उसकी अस्मिता की रक्षा करना है। देखो, लज्जा भंग करने के अंतर्गत किसी स्त्री का जो कि घूंघट में रहती है उसको घूंघट को हटा देना लज्जा भंग करना है। किसी स्त्री के दुपट्टा खींचना लज्जा भंग करना है। ये सारे चीज ऐसे क्रियाकलाप आते हैं जो कि स्त्रियों के लिए अपमानजनक होते हैं, ये सब लज्जा भंग करने के अंतर्गत आते हैं। बलात्कार, आईपीसी के धारा 376 बलात्कार, इस अपराध को भारतीय दंड संहिता में बलात्संग भी कहा गया। यह अत्यंत जघन्य अपराध है। यह अपराध भारत की प्रमुख समस्या बनकर उभरा है। भारतीय दंड संहिता में इस अपराध में मृत्यु दंड तक दंडनीय बनाया गया है। निर्भया हत्याकांड में आपने भी देखा, तीनों अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया गया था। बलात्कार तब माना जाता है यदि कोई पुरुष स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध
उसकी सहमति के बिना, उसकी सहमति डरा धमका कर ली गई हो, उसकी सहमति नकली पति बनकर ली गई हो जबकि उसका पति नहीं हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो, उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह शराब या अन्य नशीले पदार्थ के कारण होश में नहीं हो, यदि वह 16 वर्ष से कम उम्र की हो, चाहे उसकी सहमति हो या बिना सहमति के। 15 वर्ष से कम उम्र के पत्नी के साथ संभोग करना क्या बलात्कार की श्रेणी में रखा गया है। प्रकृति के विरुद्ध अपराध, प्रकृति विरुद्ध अपराध धारा 377 इस धारा के अंतर्गत हाल ही के अंदर संशोधन किए गए, परंतु वह संशोधन समलैंगिकों के अधिकार को सुरक्षित करने हेतु किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री जीव जंतु के साथ प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध चलते हुए अपनी इच्छा से इंद्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास से दोनों में से किसी की भांति कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। एक चैप्टर और आता है दहेज हत्या, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अनुसार दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया, जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा उसकी मौत हो जाती है। माने अचानक मर जाए तो बात अलग है, सामान्य परिस्थितियों से भिन्न दशा में मौत हो और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज के किसी मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक बातें क्या है? तो धारा 304 के अंतर्गत दहेज मृत्यु का अपराध के गठन के लिए मुख्य रूप से 2 बातें आवश्यक होती है। पहला, दहेज की मांग किया जाना। दूसरा, इस मांग को लेकर स्त्री की मृत्यु से ठीक पूर्व उसे यातना दिया जाना। यातना चाहे मानसिक भी हो सकता है, चाहे शारीरिक भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। यातना मतलब यह मत समझिए केवल शारीरिक, मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। किसी भी अभियुक्त के संदर्भ में जब दोनों बातें साबित हो जाती है तो दहेज मृत्यु के अपराध के लिए दोष सिद्ध माना जाता है। इन दोनों बातों के साबित होने के आधार पर ही दहेज मृत्यु जैसे जघन्य अपराध के अंतर्गत अभियुक्त को दंडित किया जाता है। यदि किसी मामले में दहेज की मांग के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है तो भी उसको धारा 304 के अंतर्गत घोषित नहीं किया जा सकता। धारा 304 के अंतर्गत दंड का प्रावधान क्या दंड है? तो धारा 304 के अंतर्गत न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास और आजीवन कारावास तक का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही जुर्माने की व्यवस्था भी रखी गई है। यह संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इसमें जमानत नहीं मिलती, जिसे सत्र न्यायालय द्वारा विचारण किया जाता है। एक क्वेश्चन और है, स्त्री के प्रति क्रूरता। आपसे क्वेश्चन है, स्त्री के प्रति क्रूरता के समझाइए। तो आईपीसी के धारा 498A इस धारा के अंतर्गत पति और उसके नातेदार द्वारा स्त्री के प्रति क्रूरता को रखा गया। इस क्रूरता में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के क्रूरता का स्थान दिया गया है। स्त्री के साथ मारपीट करना या ताने देना दोनों ही इसके अंतर्गत आएगा। यदि पति उसके नातेदार स्त्री के विरुद्ध मानसिक एवं शारीरिक क्रूरता करते हैं तो इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यह एक संज्ञेय अपराध है और गैर जमानती भी अपराध है। दूसरा विवाह, आईपीसी की धारा 494 के अनुसार जो कोई पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करेगा जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, माने उसकी पति पत्नी नहीं मरे हैं यहाँ पर, और दूसरा विवाह करता है, इस प्रकार पहले जीवन साथी के जीवित रहने पर दूसरा विवाह करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 7 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है और दोषी जुर्माने से भी दंडनीय होगा। परंतु यह धारा उन लोगों पर लागू नहीं होता जिन लोगों को व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत दूसरा विवाह करने का अधिकार अपनी रूढ़ी या प्रथाओं द्वारा दिया गया है। जैसे मुस्लिम और आदिवासियों पर यह धारा लागू नहीं होती। मुस्लिम 4 विवाह कर सकता, आदिवासी भी कर सकते क्योंकि उनकी जो जनरीति रूढ़ी प्रथा धर्म मान्यता देती है। क्योंकि मुस्लिम धर्म और आदिवासी रूढ़ियां प्रथाओं के अनुसार कोई पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है परंतु स्त्री दूसरा विवाह नहीं कर सकती। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत दूसरे विवाह को प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है, घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 का वर्णन कीजिए। 60 शब्द में 100 शब्द में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम एवं महिलाएं घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण हेतु 2005 में भारतीय संसद द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया गया।
इस अधिनियम को उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को समाप्त करना था। इस अधिनियम के अंतर्गत पति द्वारा घर से निकाली गई महिला को घर में प्रवेश दिलाने का अधिकार भी दिया गया या तलाकशुदा महिला को भरण पोषण, उसकी संतान का भरण पोषण दिए जाने का अधिकार भी दिया गया। यह महिलाओं के लिए बनाया गया अत्यंत सार्थक और सशक्त कानून है, जिसके माध्यम से महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा को रोका जा सकता है। यह कानून हिंसा को रोकने हेतु सार्थक सिद्ध हो रहा है। क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। कार्यस्थल मतलब जहां पर महिलाएं, आजकल कामकाजी महिलाएं होती है, बाहर काम करने जाती है तो उनके साथ अश्लील हरकतें होती है, उनको सताया जाता है। उनके लिए जो बनाया गया है कानून, उनके लिए वार्तालाप करना है। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, जब महिलाएं घरों से निकलकर वित्तीय मजबूती के लिए इस कार्यस्थल पर नौकरियां करने आती है तो पुरुषों द्वारा महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक रूप से उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न दिया गया है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य नामक मामले में लैंगिक समानता के लिए कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रभावी रूप से लागू करने के उद्देश्य से एक प्रयास किया गया। इस बात को निर्णित करते समय उच्चतम न्यायालय द्वारा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के विषय वस्तु पर विश्वास किया गया और स्पष्ट किया गया कि मूलभूत रूप से लैंगिक समानता की उपलब्धता निर्वाचित एवं सुनिश्चित करते समय मनोविचित गरिमा सहित कार्य करने का अधिकार और लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करना अंतर्निहित दायित्व होता है। इस निर्णय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।